हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे सियासतदानों में जब भी तकरार बढ़ती है तो तान डाकर जहाँ टूटती है वो है कश्मीर कॉज। और ये आज की बात नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 में आई, उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कश्मीर कॉज का सौदा कर लिया। फिर नवाज़ शरीफ जो अब आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में भी अक्सर होता रहा कि जी ये जो है मोदी के यार हैं और ये कर रहे हैं, जिसके ऐसी। लेकिन अब हमारा ये ख्याल था कि नए पाकिस्तान में शायद ऐसा ना हो, तो लेकिन इसकी बाज़गश्त हमें नए पाकिस्तान में भी सुनाई दी। हुआ यूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं राजा फ़ारूक हैदर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली के बाद, जिसमें वो ज़्यादा जज्बाती हो गए और उन्होंने ये कह डाला। देखिए ना, बात ये है, हाँ नहीं है, लेकिन तलाक जो है वो बड़ा बुरा फेल करार दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में। वो जनाबे वाला 62-63 में पूरा वो कहता कि मैं हूँ जी, ये बिल्कुल। वो कल उसने कहा कि मैं कायदा इसका लियाकत अली खान, इसका अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना रहा हूँ। ये जो उन पर इल्जाम है यही है पाकिस्तान, इसका कायद आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान का इसका अल्लामा इकबाल का ख्वाब। मुझे सोचना पड़ेगा वैसे कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़, अगर यही है इसका अल्लामा इकबाल का और उसका कायद आज़म का पाकिस्तान जो है, ये अजीब बात है इस मुल्क के। और आपको पता है जब ऐसी कोई बात हो जाए तो मीडिया का काम है जलती पर तेल छिड़कना। तो जनाब अगले दिन जंग अखबार में सुपर लीड लग गई कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो अगर नाअहली के बाद वो ये सोच रहे हैं कि कश्मीरी भारत से इल्हाक करें, नहीं पाकिस्तान से इल्हाक रखें या ना रखें। अच्छा जनाब, अब ये खबर छप गई तो हल्ला मच गया और उन्होंने कहा यार ये आज़ाद कश्मीर के वो जो है वज़ीर आज़म ने ये क्या कह दिया। और कल आपको पता है यौम तशक्कुर भी मनाया, बहुत बड़ा जलसा किया इमरान खान ने, और ख़्याल यही था कि वो अपनी जो है सारी स्ट्रगल गिनवाएंगे जो उन्होंने गिनवाई। साथ ये भी कहा कि मियाँ साहब के बाद अब जरदारी को भी छोड़ेंगे और फजलुर रहमान के भी पीछे आएंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। लेकिन अचानक उन्हें क्या हुआ कि उनकी तान घूम फिर के फिर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तरफ चढ़ दौड़े। हालांकि उससे कोई 5-6 घंटे पहले वो बेचारे आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा कतई ये मतलब नहीं था और मैंने जो कहा मैंने इल्हाक की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा अखबार बाद में कर लेंगे, पहले ये बताइए इमरान खान ने जो है वही बता रहा हूँ। तो मैं उन्होंने जब वो कहा उसके बावजूद इमरान खान गरजे बरसने जलसे में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के बारे में और कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो उनके मुँह से ही सचते हैं। तो सुन लीजिए। जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। वो जबकि कश्मीर के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, बेचारे अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, सारा कश्मीर खड़ा हुआ है, आजादी मांग रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और ये यहां एक, मैं इसके मेरे लफ्ज नहीं है इस घटिया आदमी का नाम लेते हुए, आजाद कश्मीर के लोगों तुम्हें इसके बाद मुजाहरे करने चाहिए इस जलील आदमी के तरफ। और ये जलील आदमी जो आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, इसको शर्म नहीं आई। मैं आज आजाद कश्मीर के लोगों आपको कहता हूं, इसके घर के बाहर निकलो, डेमोन्स्ट्रेशन करो, जिंदा कौम बनाओ, इसको बताओ कि तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, जो कि करप्ट आदमी के पीछे इतनी बड़ी बात कर दो जो इसने बात की कि हम, यानी क्या बात की इस जलील आदमी ने। आप तो ये भी आपको कह दूं कि ये शरीफ खानदान अपनी चोरी बचाने के लिए हमारे दुश्मनों के साथ मिलेगा। जनाब ये देखिए, चले फलसफा पानी कर दिया है उन्होंने। सियासत और सहाफत में सब कुछ चलता है। हाँ। लेकिन आपको पता है हमारे जो वजारत उज़्मा के अब इंटरिम जो प्राइम मिनिस्टर के जो अपोजिशन के जो सबसे फेवरेट टॉक शो उम्मीदवार हैं, शेख रशीद साहब, ज़ाहिर है उनकी पार्टी इतनी बड़ी है, तो वो भी इस पे आए और उन्होंने भी आज एक धुआंधार बयान दे दिया। उनकी बात भी सुन लीजिए। तो कुछ आज़ाद कश्मीर ने के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ये इंडियन इन्फ्लुएंस और इंडियन मीडिया को मटेरियल प्रोवाइड किया है, इसके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा करना चाहिए।
और इसको फिल्फ और इस वजारत जो आज़ाद कश्मीर के हेड हैं वजारत इससे हटाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। और मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ, कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को समझता हूँ। सारे कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सफ़े मातम बिछ गई है इस नवाज़ शरीफ साहब के कैंडिडेट की वजह से, और इसके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी अच्छा जी, आपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की बात सुनाई, इमरान ख़ान की बात सुनाई, शेख रशीद की बात सुनाई, मीडिया ने जो लुच तला उसका भी आपने ज़िक्र किया। ये जो वर्डिंग है ना जलील आदमी वगैरह, ये वैसे कमाल है, ये वोकैबुलरी भी। हफीज़ुर रहमान जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर हैं और आज़ाद कश्मीर के जो राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ओरिजिनल जो यहाँ से बात शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमें रिजर्वेशन है फैसले पे। नवाज़ शरीफ को अदालती मार्शल्ला के ज़रिए हटाया गया है। मैं कायदे आज़म के पाकिस्तान के साथ हूँ, 11 अगस्त वाला। मैं इस नए पाकिस्तान के साथ नहीं हूँ जो ग़ुलाम कादिर रोहिला का, अब उसका भी तारीख़ी पस मंज़र है, ग़ुलाम कादिर रोहिला उर्फ़ इमरान ख़ान, उनके साथ हूँ। फिर उन्होंने उस पर इल्ज़ामात बॉल टैंकरिंग और लंदन में बीवी, वो भी कुछ कम तो नहीं है ना। अच्छा, फिर ये उन्होंने कहा जी अगर ये तौहीन अदालत है तो एक कहता है जी जजों को अरबों रुपए की पेशकश की गई, और एक बात ये कही जा रही है कि जी उन्होंने कहा जनाब आप अदालत में आइए, आप कहाँ सड़क पे जो है मुजाहरा कर रहे हैं, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 5-6 घंटे पहले इमरान ख़ान के जलसे से, इसमें इन्होंने अपनी वजाहत जो है वो पेश की, और उसमें से जो स्पेसिफिक टुकड़ा है वो ये है। आप देखिए कि इमरान खान, उसको जो ग़ुलाम कादिर रोहिला, उसकी जो है ये पार्लिमानी सियासत के बारे में उसने शेख रशीद को नामजद किया। ये उसकी सीरियसनेस शो करती है। वो जो पिंडी का ख्वाजा सराय है वो भी बातें करता है मेरे बारे में। इससे मैं बदला, इससे इमरान खान से 55 और क्या 56 है 54 है, ये दोनों हल्के के पिंडी के, इंशाल्लाह ताला 2018 में लूँगा मैं इसे। कश्मीरी बहुत सारे आबाद है, इतने बेगैरत कश्मीरी नहीं है। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस तरह आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तौहीन करना, जिसको लोगों ने मुंतखब किया, उसके पाकिस्तान के साथ उसके नज़रियात पर उंगली रखी गई है। मैं बखुदा आज भी श्रीनगर में इमरान खान के खिलाफ मुजाहरा करा सकता हूँ, जम्मू में करा सकता हूँ, मैं लंदन में करवा सकता हूँ। ये वज़ारत उज़्मा जाती है, कल जाए, अभी जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। नवाज शरीफ चला गया, मेरा उसका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जा सकता है, मेरा क्या है? मैंने पहले भी जंग लड़ी है, ये मैंने आज़ाद अदलिया के लिए जंग लड़ी है, मैंने उसकी कीमत भुगती है, मुझे वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मैं वैसे भी लड़ाई में खुश रहता हूँ। ये तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा अपनी और ना कश्मीरियों की, ना किसी को करने दूंगा। और मैं ये पाकिस्तान, मैं मीडिया हाउसेस से भी कहता हूँ, आप अपनी जंग में आपस में अगर आपकी कोई राइवलरी है, प्लीज़ कश्मीर के इशू को इस तरह इस्तेमाल, ये बड़ा नाजुक सा मामला है। ये इस जंग ज़रगरी का मुतम्मल नहीं हो सकता जो आजकल पाकिस्तान में लगी हुई है। लफ्जियात से हटके दोनों तरफ जो है घटियापन बहरहाल माशाल्लाह उरूज पे है। लफ्जियात से हटके कश्मीर और पाकिस्तान, इसमें ज़रा तमीज़ करने की ज़रूरत है। जिस तरह भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और भारत में तमीज़ करने की ज़रूरत है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में तमीज़ करने की ज़रूरत है। कश्मीरी पाकिस्तानी नहीं है, कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं है, वो पहले कश्मीरी हैं, उसके बाद कुछ और हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि उनके साथ जो आपकी डीलिंग होती है, ये बात इनकी दुरुस्त है कि ये बहुत ही नाजुक मसला है, इसको इस तरह खामखा ट्रीट नहीं किया जा सकता। इन्हें भी नहीं चाहिए था कि ये पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करते। आप आज़ाद कश्मीर की सियासत के बारे में जो चाहें कहें, और उन्हें भी नहीं चाहिए था इमरान ख़ान और शेख रशीद को कि वो आपे से बाहर होके और जलील आदमी और फलाना ये है वो है। दोनों तरफ से ये हुआ है। कश्मीरी अपने बारे में जो कहते हैं, मसलन अभी मैं 2 दिन पहले महबूबा मुफ्ती का एक बयान पढ़ रहा था, वो हालांकि वहाँ चीफ मिनिस्टर है। उसने कहा जी अगर आर्टिकल 370 में से 32A निकाल दिया गया जिसके तहत कोई भी कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं ख़रीद सकता, प्रॉपर्टी नहीं बना सकता या सिटीज़नशिप नहीं ले सकता,
तो फिर तो कश्मीर में कोई भारत का झंडा उठाने वाला ही नहीं रहेगा, फिर समझो कश्मीर हाथ से निकल गया। अब वहाँ उस पर भी गद्दारी की, स्टिकर ज़ाहिर कि ये कैसे कह दिया कि भारत से निकल गया और फलाना। एग्जैक्टली यही मेंटालिटी जो है यहाँ इमरान खान वगैरह ने दिखाई कि ये गद्दार है, फलाना है। वो भाई वो तुम्हारे शहरी नहीं है, उनका झंडा अलग है, उनकी असम्बली अलग है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, वो एक मुतनाज़ा इलाका है। आप इसे किसी केपी या बलूचिस्तान या सिंध के सियासतदान के तौर पे या सूबे के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते। आपको एक बहुत ही नाजुक अंदाज में जो है डील करना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर मलरूज ना रखी जाएं तो फिर तो इस तरह का जहर मजीद फैलेगा। देखें, अब बिल्कुल लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली आपकी बात सही है, हाँ, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज AJK में भी ऑपरेट करती हैं और इसको ऑब्वियसली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा। मैं इतना कहूँगा कि जब कोई एक इतने आला ओहदे पे हो जैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, हाँ, तो अल्फाज का चुनाव बड़े सोच समझ के करना चाहिए। इनकी जो क्लिप चल रही थी, पूरी क्लिप चलाने का भी मकसद ये था कि उसने किस पस मंजर में ये बात की है। इनके वो 16 मिनट की क्लिप, 16 सेकंड की क्लिप चल रही है कि जी फिर मैं सोचूंगा। अब ये कह रहे हैं कि बतौर एक कश्मीरी, अब एक कोई आम कश्मीरी नॉन पॉलिटिशियन ये बात करे तो कोई इतना मसला नहीं है। जाहिर है कि जब इनसे एक बात इस तरह की आती है तो यू आर प्रोवाइडिंग एम्यूनिशन। और जैसे आपने इमरान खान की स्पीच में सुन भी लिया, उसने डायरेक्ट वो लिंक कर दिया मोदी के यार के साथ, ठीक है। तो जो लोग ये लिंकेज कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो ये भी लिंकेज करते हैं ना जी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग भी हो रही है पनामा केस से डाइवर्ट करने के लिए। लगता है कि वो सारी फायरिंग की कोशिशें फिर नाकाम ही हो गई, ऐसे ठीक है ना। तो मेरा मुकदमा है कि अगर कश्मीरी अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता तो फिर उसका गला घोंट दे, फिर तो कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक अब थोड़ा ज्यादा ही हम ओवर हो गए हैं, बिकॉज आई एम लुकिंग एट दिस प्योरली पॉलिटिकली। ये तो कश्मीर का मसला नहीं है ना। उसने तो देखा कि नवाज शरीफ की हिमायत में उसने एक बात की है, एक टोटा मिल गया, उस पर सियासत खेली गई है। आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कह रहे हैं कि जी इनको इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की जाहिर है कि अल्फाज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनका भी यही है। तो वो भी इसके ऊपर सियासत ही खेल रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी की स्टेटमेंट आई है इसके ऊपर, अपोजिशन पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रहा हूं। अब ये शेख रशीद की बात के कश्मीर में सफ़े मातम पिच गई है, ये तो शेख रशीद की बात है, हम पहले कब उनकी बातें हमने सीरियसली एग्जैक्टली, लेकिन ये तो सियासत की रुदाली है ना। वो खैर छोड़े, वो वाला जो है पॉइंट इसके इन्होंने जो बात की भी है, बिल्कुल आई थिंक इसको बेहतर फ्रेज कर लेना चाहिए था। लेकिन तीनों में ये अंदाजा नहीं हो रहा कि बदतमीज ज्यादा कौन है। ये वो तो एक कंप्लीटली अलग बात है ना सर, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिस तरह इनके ऊपर वार हुआ है तो मुझे थोड़ी सी सिंपैथी हो रही थी इनके साथ, लेकिन फिर ख्वाजा सराब वाली बात आ जाती है तो यहाँ पर सिंपैथीज भी हर 5 सेकंड के बाद तब्दील होते हैं ना यार। शुरू की स्पीच में कहते हैं यार बंदा सही बोल रहा है, उसके बाद यार लेकिन मुझे तो है कि मीडिया बैठा होगा यूं करके है, जहाँ से वो यहाँ मसाला डालो, यहाँ मसाला डालो, और वो करके एक चीज़, मतलब आपको याद होगा कि 71 में जो हेडलाइन लग गई थी, इधर हम उधर तुम, वो बाद में सारी वो चीज़ बाद में वो हुई कि वो भुट्टो ने नहीं कहा था, लेकिन उससे जो लेकिन सर ये तो पूरा क्लिप मौजूद है ना आपके पास। तो आई मीन माय पॉइंट इज कि आप ये हेडलाइन जरूर दे सकते हैं कोर्ट वाली, कि बतौर एक कश्मीरी मुझे सोचना पड़ रहा है कि मुझे किस तरह का पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कह देना जिस तरह वो हेडलाइन थी, अगर हेडलाइन आपके पास है तो वो पढ़ के बताएं। हाँ कि कश्मीर से इल्हाक के वो है नवाज शरीफ की ना अहली बगावत है, अब सोचेंगे कि किस मुल्क से इल्हाक करना है। ये तो नहीं कहा यार, अब ये तो नहीं कहा ना। और देखिए एक और बात होती, अगर ये किसी बंद कमरे में इजलास होता एंड रिपोर्टेडली अकॉर्डिंग टू हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ये आपने बात की होती, बॉस ये वीडियो है यार, आप वीडियो सुन सकते हैं, अगर आपको मजीद कंफ्यूजन है आप फोन कर लें, सही बात, कोई ना कोई आपको बयान मिल जाएगा। लेकिन जाहिर है कि आपने इस तरह की सुर्खियां लगानी है। अब ये मसला होता है ना यार कि कभी कभी जब आप शाह के साथ बहुत ज्यादा ही वफादारी करने के चक्करों में होते हो ना, कहीं आप शाह का सदी कलम ना करा दो कि जी ओ जी हम तो बिल्कुल खड़े हैं, ये भी खड़े हैं हमारे साथ। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान को सोचना चाहिए, जो शेख रशीद को तो मैं कंसिडर नहीं जो कभी पहले नहीं किया, लेकिन कि इमरान खान हाँ शायद नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आपने नया एक पॉलिटिकल कल्चर जिसका आप दावा करते हैं कि लेके आना ना, उसमें ये चीज़
खत्म होनी चाहिए कि पॉलिटिकल कल्चर में इस चीज की गुंजाइश है नहीं कि हम ये चीज खत्म करेंगे इस पॉलिटिकल कल्चर, तो फिर क्या करेंगे? उस पॉलिटिकल कल्चर में इस चीज की, इन नाइसटीज की गुंजाइश नहीं है। एग्जैक्टली क्या है वो? सर अभी तो कुछ आप देख ही रहे हैं कि क्या है यार, आप इतने नहीं, और अभी ये कुछ नहीं है बॉस, ये पॉलिटिकल कल्चर इतना इस जलील आदमी के घर पे। अभी यू आर एंटरिंग द लॉन्गेस्ट कैंपेन सीजन इन पाकिस्तान हिस्ट्री। यस, हाँ, जो पूरा साल चलेगा। और सर ये तो ट्रेलर का ट्रेलर भी नहीं है। आफ्टर 1970 इलेक्शन, क्या होने आफ्टर 1970, ये तो पूरे टीजर एक साल है, ये टीजर, ये वो मतलब फाउंड फुटेज वाला टीजर है सर। अभी इसके बाद तो मजीद आप देखेंगे, अभी आपको पता है मजीद इल्जामात होंगे। अभी तो करतब सीख रहे हैं कि वो जो मिट्टी का तेल है ना, वो गोले पे लगा के आग कैसे निकाली जाती है मुंह से। सारे सियासतदान ये करतब। अभी तो वो आग लगे हुए उसमें से किसकी मुंह जले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे किसकी मुंह जले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। बहरहाल सबके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, इसी के ऊपर ऐसी तोहमत नहीं लगानी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा पार्लियामेंट हाउस भी जाएंगे। वेलकम बैक। और जब नवाज़ शरीफ साहब को गुज़िश्ता जुम्मे फ़ारिग किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो हुकूमत ने कहा कि जनाब हम जो है अब एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लाएंगे जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब होंगे, फॉर्मर पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। उसके बाद इवेंचुअली शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बराजमान हो जाएंगे। इन बिटवीन अपोजिशन ने तय किया, शाह महमूद कुरैशी साहब की एक मीटिंग हुई अपोजिशन लीडर जो हैं नेशनल असेंबली में खुर्शीद शाह के साथ। उन्होंने कहा कि हम मिलकर एक उम्मीदवार लाते हैं। अभी ये बात हुई थी और शाह महमूद साहब वापस भी नहीं पहुँचे थे इमरान खान की जानिब से कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि जनाब शेख रशीद हमारे उम्मीदवार होंगे। अब वो अपोजिशन में थोड़ी सी वो हो गई कि यार मतलब ये क्या है। खैर उन्होंने कहा कोई बात नहीं देखते हैं, लेकिन बैठ गए सारी अपनी अपनी जगह। और फिर उसमें ज़ाहिर है आपको पता है MKM जैसी पार्टी जो है उन्होंने कहा जी हमारे पास जब तक नहीं आएंगे हम भी जो है ना वो नहीं करेंगे ये वो। तो शायद खाकान अब्बासी साहब क्योंकि उनको पता है कि 188 सीटें ऑलरेडी हैं, बाकी JUIF के मौलाना फजल रहमान उनके जो है एलाए हैं और बहुत फेवर में बोल भी रहे हैं, तो उनके घर चले गए। हाँ उनके घर चले गए, उन्होंने कहा हाँ जी वोट आपके हैं। तो मेरे ख्याल में 213 के करीब सीटें, तो आराम से कोई उसमें मसला नहीं है। तो कल लेकिन हुआ ये कि फिर पीपल्स पार्टी वालों ने जब उनसे कहा कि यार मतलब अपोजिशन पार्टी तो मेन हम हैं यार नेशनल असेंबली में यार 33 सीटें हैं यार, तुम्हारी 23 हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान ने जब ऐलान किया उस वक्त शाह महमूद कुरैशी को पता था कि शेख रशीद का ऐलान हो नहीं पता था ना, यही तो बता रहा हूँ ना, यही तो आपको बता रहा हूँ कि वो पहुँचे भी नहीं थे वापस के, वहाँ से ऐलान हो गया था। उसके बाद रही सही कसर खान साहब ने कल के जलसे में पूरी कर दी। उन्होंने कहा जाहिर है और राइटली सो PTI ने एक वो जंग जीती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा जी अब अगर ये तो एक हो गया, अभी तो शहबाज शरीफ को भी देख लें। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब आपके पास भी आ रहे हैं। अब अपोजिशन को लग गई आग। उन्होंने तो भाई पीपल्स पार्टी ने कहा यार ये सीन बनता नहीं है। फिर आज उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया कि खुर्शीद शाह साहब जो है जो अपोजिशन लीडर हैं वो उनके कैंडिडेट हो गए। खुर्शीद शाह को लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं तो उन्हें वाकई उम्मीदवार बनना चाहिए था, इसलिए कि सबको पता है कि डबी काम हो। हाँ, लेकिन नहीं डबी काम हो रहा है। मतलब उनका जो मनसब है उसके हिसाब से सबको छोड़ दे। मुझे एक बात समझ कोई समझा दे, शेख रशीद क्यों? माना कि वो बहुत बड़ी जमात के बहुत बड़े लीडर हैं, माना कि उनको एक और बहुत बड़ी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हिमायत भी हासिल है। आप उन्हें लाइटली ले रहे हैं। आप उन्हें लाइटली ले रहे हैं। उन्हें PTI की हिमायत हासिल है, उन्हें मुस्लिम लीग काफ की हिमायत हासिल है, उन्हें खुद अपनी जमात अवामी मुस्लिम लीग की हिमायत हासिल है ना। इससे आगे तो अब जो शेख रशीद है, फिर उन्होंने एक जुमला और भी कहा ना, मुझे अब होता यह है कि तुसी वटा खा लो या वटा मार दो, इको गल है। इस लेवल पे बात हो रही है। उन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी तूने इतना कमाया, थोड़ा सा बिल्लोरानी पे भी लगा दे, उसकी फनी खराबी दूर कर दे। अब मसला ये है कि जब आपको कोई कहता है हिजड़ा तो आपके तन बदन में जो है आग लग जाती है और कहते हैं इसके घर कहते हैं। तो आप क्या अपना जो लेवल है वो ये है। तो उस लिहाज से जो जिस तरह की लैंग्वेज और जिस तरह के लोग चाह रहे हैं रोमन कोलोसियम में
वो जो धुन होता है, ग्लैडिएटर फाइट, उस लिहाज से इस माहौल में, इस माशरे के इस लेवल पे शेख रशीद आइडियल वज़ीर आज़म। वो अपनी जगह, हाँ, दो चीज़ें हो सकती हैं, देखिए, बिकॉज अल्टीमेटली जाहिर है कि उन्हें वज़ीर आज़म बनना नहीं है। मैक्सिमम क्या फ़ायदा होगा कि उनकी विकीपीडिया एंट्री में एक मजीद लाइन का इजाफा हो जाएगा कि वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर आल्सो रैन इंटरिम, आल्सो रैन, या जो भी मतलब 1000 वर्ड से 1150 वर्ड्स पे आ जाएगी। आई मीन एक तो मेरा ख्याल है कि ये क्लियर मैसेज भेजा है खासतौर पे पीपीपी और अपोजिशन पार्टीज को कि यार दिस इज गोइंग टू बी आवर सोलो फ्लाइट, मतलब कोई हम आपके साथ कहीं कट जोड़ का सीन नहीं बन रहा। आई मीन इसको भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगेन हम इलेक्शन सीजन में जा रहे हैं, तो हर पार्टी को यही दिखाना है कि यार हम किसी और की बी टीम नहीं है। आखिरकार जमाते इस्लामी ने भी अपना बंदा आगे किया। मुझे सिर्फ ये था कि पीटीआई अपने में से किसी को कर देती तो कम से कम ये शो होता कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस या पार्लियामेंट्री प्रोसेस पे उनका थोड़ा सा जो है पीटीआई पार्लियामेंट्री प्रोसेस का ही हिस्सा है, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही कि सिंगल टांगा पार्टी को आपने आगे किस चक्कर में किया। मैंने भी ये पूछने की कोशिश की, मुझे कहा गया जी हारना तो है ही ना, तो यार कप्तान ने कह दिया बात खत्म कि यार चलो खुश हो जाओ, कप्तान ने कह दिया बात खत्म हो गई। पीटीआई और इमरान खान लाजिम मलजूम भी हैं, लेकिन जहाँ फैसले ना हो वहाँ, जहाँ फैसले करने पड़े वहाँ खान साहब जो है उन्हीं की चलती है, चाहे पहले हो या बाद में। तो उस लिहाज से इस पे क्या हम बात करें। मज़ा का खेज़ बात यह है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली के मसले पे शेख रशीद, इमरान खान और सिराजुल हक एक साथ गए, पिटीशन की ना। सिराजुल हक ने अपना उम्मीदवार अलग खड़ा किया जी, सिराजुल हक केपी में इनके पार्टनर भी हैं बिल्कुल। और अच्छा केपी में भी आजकल की ही बात है कि कुछ थोड़ी से इख्तिलाफात उनके बढ़ रहे हैं। अभी पॉलिटिकल बार्गेनिंग है, पार्टी के साथ तो अलग हो गए हैं। अभी अगेन मैंने यही कहा था ना, इलेक्शन सीजन शुरू हो गया, तो कोई भी पार्टी चाहे वो जमात इस्लामी भी हो, वो ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि जी हम किसी और के एजेंडे पे चल रहे हैं, वो अपनी एक शनाख्त कायम करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया ये चीज एक्चुअली नून लीग के फायदे में जाती है कि अपोजिशन इतनी बढ़ जाए, बिल्कुल कि जो है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन तक ही बढ़ रही है ना बॉस। अच्छा ये शायद खाकान अब्बासी जो हैं जी, ये 45 दिन क्या वजीर आजम रह पाएंगे? क्यों आप ये रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं? एलएनजी जो केस है 220 अरब रुपए, देखें वो इंक्वायरी की सतह पर है अभी। वो दिस इज़ अनलाइक द रेफरेंस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ एंड फैमिली के लिए किए हैं, वो फ़र्क है ये जो है। और उन्होंने कहा भी है, जब वो फजलुर रहमान के साथ कल उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं फेस करूँगा अगर कोई रेफरेंस है। रेफरेंस की दो वो होती है, एक इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टेज। जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आता है तो प्रॉपर्ली आपको फाइल करना होता है। अच्छा चलिए देखिए, ये तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है ना सर, ठीक है, उसको छोड़ दें। जिनको जो हकीकी इनका प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ, हाँ, इस पर थोड़ी बात करते हैं। अब एक लिहाज से यार ये थोड़ा अजीब नहीं है कि कितने मेंबर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेशनल असेंबली में? हाँ, उनमें से आप कोई नहीं चुन सकते, आपको शहबाज शरीफ ही लाना है। तो ये क्या वो मतलब थोड़ा सा नारा कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा कि तुम कितने शरीफ नायल करोगे, हर असेंबली से शरीफ निकलेगा? बिल्कुल, हर घर से भुट्टो जैसे निकलता है एक ही घर से, उसी तरह शरीफ भी एक ही घर से निकलेगा ना मेरे भाई। ये तो हमारा एक वक्फा ले लें क्योंकि न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ, उसके बाद हम ये देखो मैंने शहबाज शरीफ पे बात मटका बनाया, ये देखो। वेलकम बैक। बात हो रही है होने वाले वजीर आजम पे और शहबाज शरीफ का नाम आया है, तो मैं आपसे एक सवाल है कि इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? आई मीन एक मेरी नज़र में तो ये मैसेज है कि जी शादी बरादरी में ही करनी है ताकि जायदाद तकसीम ना हो जाए, क्योंकि 3 ऑप्शन है ना, मतलब ओरिजिनल 3 ऑप्शन थे कि एक तो PMLN में जो पावर सेंटर है वो नवाज शरीफ की इमीडिएट फैमिली में रहे, मतलब नवाज शरीफ और फिर मरियम नवाज, ठीक है, अब वो नहीं है, तो अब मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में आ गई है कि नवाज शरीफ पीछे से तो जाहिर है वो एक सियासी किरदार तो अदा करते ही रहेंगे ना, बेशक वो पार्लियामेंट के रुकन नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने यही सोचा कि शहबाज शरीफ, क्योंकि उनके साथ इक्वेशन बहरहाल भाई भी हैं,
फिर सुबह पंजाब भी चला है। वही भाई हैं, इससे आपको लग रहा है कि इसमें से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी शो होती है? क्योंकि आखिरकार देखें, मेजॉरिटी है आपकी पार्लियामेंट में, आपके पास बहुत लोग हैं जो आपके पार्टी के हैं और आपके पार्टी के मुखलिस हैं, आपके भी वफादार हैं, उनमें से भी किसी को बनाया जा सकता था। मेरे ख्याल में मुखलिस से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि नून लीग में कोई उस लेवल का लीडर है। ये बदकिस्मती है हमारी सियासी जमातों की के लीडरान की को नीचे सेकंड टियर में। नहीं सर, ऐसे इकबाल है आपके पास नहीं, लोग तो हैं सर बनाने के लिए, जान वो बिल्कुल है, लेकिन उस लेवल के नहीं है जिस तरह पीपल्स पार्टी ने बहरहाल एक क्रिएट की है जिसमें एहतजाज खानदान के नहीं है। ये मतलब पीपल्स पार्टी ने क्रिएट किया ना, एहतजाज एहसन हो गए, रजा रब्बानी हो गए, किसी को दिया कुछ नहीं देते ना। वो वजह यह है कि बीबी शहीद के बाद भी कहाँ आई, घर में ही आई, पावर सेंटर घर में ही रखना है। अच्छा, अब पावर सेंटर की बात हुई तो एक जो सबसे बड़ा पावर सेंटर है वो तो सूबा पंजाब है। हाँ, ठीक है, ये अगली इलेक्शन में बैटल ग्राउंड ही पंजाब रहेगा। तो अगर आप शहबाज शरीफ को हटाते हैं एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो आपको जाहिर है हटाना पड़ेगा, तो जो उसके बाद आएंगे क्या उनका भी वही कंट्रोल होगा आपकी नजर में पंजाब के ऊपर? मेरे ख्याल में होगा। एक गैम्बल नहीं लग रही है? देखो आपको बहुत बड़ी गैम्बल नहीं लग रही है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब हमजा शहबाज को अब नाम आ ही गया है कि हमजा शहबाज सुन तो नहीं, तो वर्चुअली हमजा शहबाज जो है ना वहाँ पर बैठ करके पंजाब की पॉलिटिक्स ऑलरेडी चेस बोर्ड उसने सजाया हुआ है और वो एक बैकग्राउंड में बहरहाल वो कर रहे थे किरदार अदा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सारी सूरत हाल में कुछ ना कुछ मसला आएगा। मसला आएगा जब शहबाज शरीफ का नैब का रेफरेंस जो है वो होगा। उसमें क्या होगा, उसमें बहुत से लोग शायद ये कह रहे हैं कि हो सकता है 45 दिन बाद शहबाज शरीफ साहब आ ही ना पाएँ, क्योंकि नैब ने जो आज रेफरेंसेस भेजे हैं उसके अंदर जो है अगर हुदैबिया वाला भी खुल गया, जो कि अजीज़िया और हिल मेटल वगैरह है, तो ये भी फंस जाएंगे, ये फंस जाएंगे तो फिर रास्ता मसदूद हो जाएगा इनका। लेकिन सर प्रोपेगेंडा विक्ट्री तो खूबसूरत होगी ना। हाँ, एक भाई को रोका, फिर दूसरे भाई को रोका, और इसमें आप एक और चीज भी हम इसको नजरअंदाज ना करें कि 8 अगस्त को कौन आ रहे हैं? ताहिरुल कादरी। अब नॉर्मली इसको आप इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उन्होंने आते ही मैं ख्याल है कि जैसे ही प्लेन टच डाउन करेगा मॉडल टाउन का नारा शुरू हो जाएगा वहाँ पे। तो ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल, फैक्टर्स तो देखे हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि 45 दिन के बाद शहबाज शरीफ साहब आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। और अगर नहीं आ पाएंगे तो फिर वहाँ जो है चपकलिश शुरू होगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके से बचाए। वैसे टाइट वक्त शरीफ फैमिली का नहीं, इमरान खान का भी थोड़ा सा चल रहा है। वो हनीफ अब्बासी वाला जो केस है ना, फॉरेन फंडिंग वाला, उसमें आज बड़ी कड़ाकेदार गुफ्तगू हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट में। अकरम शेख साहब जो हैं, हिज हैविनेस, उन्होंने जो है कहा, जो हनीफ अब्बासी के वकील हैं, कि जो PTI ने इस बारे में जो दस्तावेज़ात पेश की हैं कोर्ट के सामने वो जाली और नामुकम्मल हैं। और उन्होंने दलील की कि PTI ने अतिया देने वालों की जो फहरिस्त पेश की है वो अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पे नहीं है, बल्कि ये ख़ुद PTI ने बनाई है। फिर उन्होंने आंकड़ा लगा के बताया कि टोटल फंडिंग जो PTI एडमिट कर रही है, जो उसे बाहर से जमा हुई है, वो है $2,17,750, और उसमें से जो रसीदें और हिसाब पेश किया है वो $1,91,913 का है, यानी डिफरेंस है कोई $98,619 का। तो भैया जब 10,000 दिरहम की तनख्वाह पे नवाज शरीफ जा सकता है, तो ये 98,619 का हिसाब और ये ट्रेल तो देनी पड़ेगी इस अदालत को। जो अनवर मंसूर साहब हैं, वही कह रहा था, जो उनके वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी जो हमने डोनर्स लिस्ट दी है वो डोनर्स हैं कि जिनके पैसे पाकिस्तान आए हैं, और इसमें उनके नाम नहीं है जिन्होंने $50 से कम डोनेशन दी है, जिन्होंने उससे ज़्यादा दी है उसके नाम हैं। तो जो जस्टिस थे फारूक बिन दयाल साहब, उन्होंने कहा कि वकील सफाई क्या हमें ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नाजायज़ जो फ़ंड्स थे तो वो तो रह गए बाहर, और जो पाकिस्तान फ़ंड्स आए वो हलाल हैं और क़ानूनी हैं। इसका मतलब फिर इसका बावजूद इसका मतलब ये हुआ कि आपने ममनूआ फ़ंड्स तो कबूल किए ना, भले वो आप पाकिस्तान लेके आए या वहाँ रह गए, तो इसका क्या जवाब देंगे?
तो ये तो मुझे भी थोड़ा सा शिकंजा टाइट लग रहा है। मसला ये हुआ कि अनवर मंसूर साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने प्ली ये ली कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब फंड्स को नहीं देख सकता, जिस पे जजेस ज़रा उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं देखें ये जो है क्योंकि हमने ऑडिट करवाया हुआ है, तो जज साहिबान ने कहा कि भाई ऑडिट तो आप लोगों ने अपनी तरफ से ही करवाया ना, तो अब इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा नहीं जी ये इलेक्शन कमीशन इसको देखने का पाबंद नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा क्यों नहीं है? उन्होंने कहा नहीं वो 2013 में एतराज़ ही नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हर पार्टी हर साल इस बात की पाबंद है कि अपनी फंडिंग का रिकॉर्ड दे। तो उन्होंने कहा अगर इलेक्शन कमीशन पूछ रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है अगर वो। उन्होंने कहा नहीं जी इलेक्शन कमीशन देख ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑडिटेड हैं और उनके पास पावर नहीं है उस पर। फिर जज साहिबान ने कहा कि यार मतलब ऐसा ना करें, आप रास्ते ना बंद करें। आपने ये भी उनको कहा कि जी क्योंकि प्राइवेट अकाउंट्स है पॉलिटिकल पार्टी के, तो इनको पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये भी पूछा कि जी पार्टी के अकाउंट प्राइवेट कैसे हो सकता है? ये तो मतलब पब्लिक डोमेन की, और अगर प्राइवेट अकाउंट है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इस अकाउंट में चंदा भी देना है? और जो $98,000 की आप बात करें ना, उस पर भी वो हुआ कि बहुत से ऐसे हैं कि जिनके नाम हमारे पास नहीं है। तो एक जज साहब ने ये फरमाया, उन्होंने कहा भाई जो ATM कार्ड से आपको $5,000 का अतिया दे रहा है ये कैसे हो सकता है कि आपका रिकॉर्ड ना हो? क्योंकि वहाँ तो सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं ना। क्या कहते हैं? मनी ट्रेल कहते हैं। मनी ट्रेल। अच्छा ये बताइए ये जो मुकदमा है क्या इसमें भी कोई कतरी टाइप का कैरेक्टर आएगा? क्या इसमें भी कोई सादिक और अमीन का चक्कर चलेगा? क्या होगा? सर मेरे ख्याल में तो ये इक्वली, लेकिन ये ज़्यादा डैमेजिंग इसलिए कि पार्टी का, और खैर ये PTI की बात नहीं है क्योंकि फिर अदालत में ये बात भी हो रही है कि जनाब तमाम पार्टीज़ का आप खोलें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं नून लीग में भी, अदालत का सबका आएगा। हाँ उन्होंने ये कहा है कि फिर सबका आप करें और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सबका हो गया ना मेजान, तो पॉलिटिकल पार्टी तो फिर शेख रशीद की बचेगी। सर यही है ना कि तो फिर वो सही उम्मीदवार बना है। चिराग से जिन आप निकाल तो सकते हो, उसको वापस डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सादिक और अमीन एक ऐसी चीज़ है ना कि वो जो है यार सादिक और अमीन काफ़ी डेंजरस इसलिए भी है कि वो फेडरिक ओबरमायर, ठीक है ना जी, डेसुडन ICIJ के हैं, और इस पूरे पैनामा केस में इनकी और नून लीग की कम से कम सोशल मीडिया पर काफ़ी एक जंग रही है बैस्टियन ओबरमायर की। तो आज ही फेडरिक ओबरमायर ने भी ट्वीट किया है कि जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मिस्टर खान, इमरान खान अवॉइडेड UK टैक्सेस वाया एन ऑफशोर कंपनी जिसका नाम है नियाजी सर्विसेज लिमिटेड। अब इस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन में फ़र्क होता है। आप ये कह सकते हैं कि जी ये पाकिस्तान में इलीगल नहीं है क्योंकि ये UK का लेकिन केस अगर है। आप सादिक और अमीन टैक्स भी अवॉइड नहीं करते की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं सर, तो फिर अच्छा वो मेन PTI का ये है कि नुक्ता के जी ये वो बाहर तो नहीं लेके गए ना, वो अंदर तो लेके आए। बाहर अंदर की बात ही नहीं है ना, इट इज अबाउट कि अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो क्या आप सादिक जो कुछ भी आप कर रहे हैं कानून के दायरे में है या नहीं है? और बार नहीं, अब मुझे नहीं बाहर लाए अंदर ले पाकिस्तान के कानून के दायरे में है या नहीं मुझे नहीं पता। आई थिंक UK के कानून में तो इट इज अ डिफरेंस, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप सादिक और अमीन की डेफिनेशन कितनी स्ट्रेच करना चाहते हैं या कितनी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्टिवली करना चाहते हैं या क्रॉस द बॉर्डर। अभी जब ये हुआ था नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला, तो चैनल चला रहे थे कि जब इन्होंने सादिक और अमीन के कानून की हिमायत की थी कि इसे बरकरार रहना चाहिए नवाज शरीफ का, आजकल यही काम खान साहब भी कर रहे हैं। हो सकता है 5-6 महीने 7 महीने बाद हमें ज़रूरत पड़े कि जब ये कहें कि ये कानून ऐसा है तो हम उस वक्त ये चलाएं कि आपने ये कहा था कि ये रहना चाहिए। और यही चीज़ इससे पहले बाय द वे उनका एक और भी स्टांस था इसके ऊपर काफी साल पहले कि जी इसको अप्लाई करना तकरीबन नामुमकिन है। चांसेस स्टांस चेंज होते हैं, क्या कहते हैं ना जी। हाँ लेकिन अब कहते हैं पार्लियामेंट में अगेन हमने पहले भी ये बताया था कि पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली प्रपोज किया था कि जनाब ये सादिक और अमीन का कुछ कर लें। इससे पहले आजकल तो वो कह रहे हैं कि रहना चाहिए। आजकल अब तो उसके बाद जब नून लीग आई उसके बाद पनामा आया तो उन्होंने कहा नहीं ये अब नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर कल कर लेना, आज नहीं। तो वो इस सारी सूरत हाल में देखो पता है बात ये है यार, आई मीन हम बात कर रहे थे ना कि हिज़्ब इख्तिलाफ को कोई जॉइंट कैंडिडेट नहीं मिला, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार। लेकिन जो चीज़ें हैं जिनसे जॉइंटली आपको चाहे बारी बारी हो लेकिन फांसी का फंदा आपको पहनाया जाएगा, उन चीज़ों पर तो आप कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब वजारत उज़्मा के लिए 2 चेयर्स रखी होंगी, एक पे सादिक बैठा होगा और एक पे अमीन बैठा होगा, क्योंकि वैसे जो सूरत हाल बन रही है, जो हालात हमारे तमाम लीडरान के हैं, उस पर कम अज़ कम
कोई पूरा नहीं उतरता। और इसमें मीडिया का भी खैर अगेन वो हाथ है, एंकर्स भी जो है ना एक बार ऐसी फरिश्तों वाली क्रिएट करते हैं जिसमें फरिश्ते भी बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार थोड़ा हम हाँ मतलब यार हम भी शायद पूरे ना उतरें इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। और वही कारमा वाली जब हम बात करते हैं ना कि वो वापस आते हैं, ये बूमरैंग होती है ये चीज़। और अभी तो सब बात कर रहे हैं कि जनाब 6 महीने बाद नवाज शरीफ का क्या होगा और उनकी फैमिली आउट हो जाएगी पॉलिटिक्स से। 6 महीने के दरमियान क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। चले दैट ब्रिंग्स अस टू नैब। ओह यार हाँ, नैब ने आज़म उनकी फैमिली के बारे में नहीं अभी वो कह ही देते हैं क्योंकि फिर उसके बाद तो 4 रेफरेंसेस फाइल किए हैं जिसमें जो है उनके लंदन फ्लैट्स जो कि पनामा में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, हिल मेटल, अजीज़िया, फिर उसके साथ साथ उन्हें कैप्टन सफदर के भी और इसाक डार के भी उन्होंने वो कर दिए। अच्छा, ब्रीफली वर्स्ट केस सिनेरियो क्या बनता है यार? वर्स्ट केस सिनेरियो देखो, अभी द मोमेंट नैब फाइल्स द केस, उसके बाद चेयरमैन नैब की डिस्क्रिशन है कि वो अरेस्ट करता है या नहीं करता है। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनली भी चेयरमैन की ही डिस्क्रेशन होती है कि अगर वो पकड़ना चाहे तो वो 90 दिन के लिए तफ्तीश कर सकता है, और जो कि 6 महीने का टाइम कोर्ट ने भी उसे दिया उसमें। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये फ़ाइल होते हैं लेट्स से हफ्ते में होते हैं, 2 हफ्ते में होते हैं, कोर्ट ने तो 6 हफ्ते का वक्त दिया है, जब भी ये फ़ाइल होते हैं उसके बाद जो होगा तो क्या शरीफ ख़ानदान को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ की क्वेश्चन। और उसके ऊपर भी सियासत बहुत होगी। अगर नहीं किया तो वो अपोजिशन कहेगी ये तो जी बिक गई है ये नैब। सियासत तो होनी है चाहे कुछ भी हो। ऐसी बात है। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और पाकिस्तान और भारत में जब भी हालात कशीदा होते हैं तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स तो बड़ी गर्मा गर्म चल ही रही होती हैं। कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स मेजर्स भी लिए जाते हैं जिससे लगे, और अगर कोई भी ख़बर चल रही हो भारत में या पाकिस्तान में तो आपको वागा पे वो सलूट और वो जो एक दूसरे के पग पहने हुए जो लोग ज़मीन जो हिलाते हैं, ज़मीन हिलाते हैं बिल्कुल, और वो धड़धड़ाहट में वो जाहिर है उससे वलवला हमारे अंदर भी आता गया। बच्चे अभी पिक्चर अभी बाकी और ऐसी की तैसी तुम्हारी भारत। लेकिन भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आपको पता है वो तो बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं ना, उन्होंने सोचा कि यार ये पाकिस्तान मैं हूं, उतना बड़ा झंडा होना चाहिए। तो गुज़िश्ता बरस उन्होंने क्या किया कि जनाब वाघा बॉर्डर के ऊपर, इंडियन बॉर्डर की साइड पे उन्होंने सोचा कि यार एक ऐसा बड़ा झंडा लगाना चाहिए जो पाकिस्तानियों को नजर आए, ताकि वो सड़क के लाहौर से नजर आए, तो एक 360 फुट लंबा पोल खड़ा किया गया और उसके ऊपर उतना ही बड़ा एक झंडा लगा दिया गया कि जिससे लगे कि हाँ जी बस लहलहा रहा है और हर वक्त। अच्छा, वो होते होते चलता रहा, फिर शुरू में लोगों ने नोटिस किया, फिर वो एक मामूली बात हो गई। अचानक वो झंडा गायब हो गया, अब खाली पोल नज़र आ रहा है वहाँ पर ना। झंडा तो लोग परेशान हुए कि यार ये क्या सीन हो गया। हम लोग तो क्या परेशान होते, भारतीय खुद परेशान हो गए। तो आज ना हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ी मज़े की स्टोरी आई। उन्होंने कहा जी कि एक ये जो झंडा हमने लगाया था वाघा पर, जो हमारा प्राइड होना था, वो हमारे लिए एम्बेरसमेंट बन गया, शर्मिंदगी का मकाम। उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा भाई अप्रैल से लेके अब 3 माह होने को आए हैं, वो झंडे के लिए जो है ना वो फंड्स ही नहीं मिल रहे, क्योंकि इतने झंडे फट चुके हैं वहाँ पे। 3 दफ़ा वो झंडा फटा है। जो 360 फुट ऊंचा था। बिल्कुल। तो अब अमृतसर की जो बल्दिया है उसने कहा है कि पाजी कोई इसका हल नहीं आता, गुरुजी 6 लाख रुपए उस पे लग चुके हैं। हाँ, ये तो 360 फुट का झंडा नहीं संभाला गया, 170 फुट का एक और झंडा है जो रंजीत एवेन्यू अमृतसर में लगा हुआ है, वो 13 दफ़ा फट चुका है। उस पर 9 लाख रुपया खर्च हो चुका है। और उन्होंने कहा है जनाब जो साइंसदान जो रॉकेट मरीख तक भेज रहे हैं तो वो इसका कोई हल तैयार करेंगे, कोई ऐसा मेथड हो, ऐसा कोई तरीका, ऐसा मटेरियल हो जिससे झंडा बनाया फटे ना। अच्छा, पाकिस्तान ने भी ना जब ये 360 फुट का झंडा लगा था, इन्होंने कहा ये तो कोई गाली ना हुई, तो उन्होंने ऐलान करवा दिया ऐसे ही कि हम 380 फुट का जो है ना वाघा के इस तरफ लगा रहे हैं।
फिर जब उन्होंने देखा ना कि इसका तो ये 3 दफ़ा फट चुका है, उसके बाद वो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल आप अपना डंडा अपने मैं आपको बताऊं, मैं अगर हमारी तरफ से लगता है ना अक्लमंदी होती, क्योंकि हम सीख चुके हैं ना, मुझे लगता है वो प्लास्टिक का अगर झंडा हम वो जो है ना पॉलिएस्टर का तो उनका भी है ना सर, वो तो मसला नहीं है। तो ये ख्याल आपके ख्याल में इंडिया को नहीं आना था, उनका तो फट गया ना 3 दफ़ा से। इनको ना यार कोरिया से एक टीम मंगवानी चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनूबी कोरिया और नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में 36 ये झंडेबाजी काफी सालों से चल रही है। हाँ, जो बीच में बॉर्डर है, डीमिलिटराइज जोन, पहले साउथ कोरिया ने 80 की दहाई में एक झंडा बनाया, 320 फुट का डंडा था वो। अच्छा। नॉर्थ कोरिया ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, उन्होंने कहा हमारा 525 फुट का झंडा बनाया और बिल्कुल खैर से है। और वो फटा नहीं, दोनों झंडे वही हैं। दोनों झंडे वही हैं। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे शायद हवा की रफ्तार कम है या मटेरियल बेहतर यूज किया हुआ है, पर हवा की रफ्तार का ही मसला है। वो कह रहे हैं कि 360 फुट पे इतनी तेज हवा है कि कोई भी झंडा ठहर नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में भारत के लिए भी लेसन है कि भाई एंड में जो भी लेसन है कि एंड में डंडा ही रह जाता है। ऐसी हरकतें किया करे। और सिमिलरली हमें क्योंकि अकल आ गई, जैसे वुसत ने कहा, वरना हमारा खर्चा बच गया, हमारा खर्चा बच गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में भारतीय हुकूमत को थोड़ा सा तो सोचना चाहिए कि यार बजाय इसके जो है ना आप कोई और काम कर लेते यार, झंडा बुलंद करने के। हाँ, झंडा बुलंद करने के ना। मैं और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब वो हम टीवी वालों से पूछ लेते, कोई वो वर्चुअल झंडा होता ना, हाँ, नीचे प्रोजेक्टर से दे दिया आपने वहाँ पे, है ना, और वो और उसका रात को बंद किया। अब वो यहाँ पे आ गए कि देखें जी 15 अगस्त को हमारा 70वां यौम आज़ादी है, तो चले बाद में ना सही कम से कम उस दिन ये झंडा जो है एक दिन ही के लिए सही लहरा दो, कुछ तो इज्जत रहे। लेकिन मसला ये है कि उसी दिन अगर वो शाम तक झंडा फट गया, नहीं शाम को भले फट जाए, तो उसके बाद जो है ना वो नहीं, शाम को तो बॉर्डर की सेरेमनी होती है, वहाँ तो धड़ाधड़ फिर पाकिस्तानी जो है ना वो फौजी वो तो जा करके यार अगर लकड़ी का झंडा लगा दें ऊपर इतनी बुलंदी पे, मैं तो कहता कि लोहे का लगा दो, लोहे का लगा दो। हाँ, उसमें थोड़ी सी जरूरी है कि उस कॉर्रुगेटेड लोहे का लगा दो, कॉर्रुगेटेड आयरन होता है ना, वो वैसे ही लगता है कि लहरा रहा है, या फाइबर का लगा दो, फाइबर का लगा दो। तो आप दोनों के ख्याल में भारत ने ये बात नहीं सोची? यार भारतीय सुन लो यार हमारी बात, चले ट्राई कर लो। अब तो तुम्हारा तो फट गया ना, अब इसे भी ट्राई कर लो। नहीं, ऐसा करें डंडा हमें दे दे, हम भी ट्राई कर लेते हैं। डंडा तो दे रहे होते हैं अभी मेरे पास वक्त है कि अपना डंडा अपने पास बात यहीं रोक दें, नाजुक सरहद में दाखिल हो रही है। ओके मेरा ख्याल है कि आप शो क्लोज करते हैं। हां, वक्त खत्म हो गया और डंडे की बात पे, डंडे की बात यहीं रह गई। खुदा आप कहे तो सही है। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।